अरे बच्चों, क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 परमाणु की संरचना। बच्चों, ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट समझ लिया है और इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हल करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। प्रश्न नंबर 4 तक के प्रश्न जो हैं इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम लोग हल कर चुके हैं। आज उसके आगे के प्रश्न बच्चों हम लोगों को हल करना है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर आप अपना देख करके काम कंप्लीट कर सकते हैं और चैप्टर को समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर। जो 5वां प्रश्न है वो है हमारा, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। तो बच्चों, जब इसके कई मॉडल आए, जो मॉडल दिए गए वो उन्होंने जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल आया और नील बोर्स का भी मॉडल आया। तो इसमें निकल कर के ये निष्कर्ष समझ में आया बच्चों कि परमाणु जो है वो विभाज्य है। उसके अंदर परमाणु में भी जो उसकी संरचना आई उसमें ये पता चला बच्चों कि परमाणु में भी कुछ कण पाए जाते हैं जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर परमाणु में पाए जाने वाले कणों के आपको नाम लिखने हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर किस तरीके से आप लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखिएगा कि किसी परमाणु में पाए जाने वाले कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों 6वां प्रश्न है, यहीं पे देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें पता है कि वो कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन जो रहता है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। और न्यूट्रॉन पर किसी तरीके का कोई आवेश नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया है तो इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। ये इसका उत्तर लिखिएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम आपको लिखना है। यहाँ पर जब हम समस्थानिक पढ़ रहे थे बच्चों तो यहाँ पर एक टेबल हम लोगों ने पढ़ी थी जिसमें वो समस्थानिक दिए हुए थे हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ठीक है। तो यहाँ पर उनकी परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये देखिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये तालिका दिख रही है सामने, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना बच्चों कि इसके समस्थानिक जो हैं वो प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। ठीक। तो यहाँ पर जो है उनकी परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या भी हम पढ़ चुके थे। यहाँ पर उनके समस्थानिकों को लिखना है। तो आपको आइए चलते इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों उत्तर में ये लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक निम्न हैं। क्योंकि जैसा प्रश्न पूछा है केवल 3 समस्थानिकों के नाम लिखना है तो आप केवल नाम लिख दीजिएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और तीसरा क्या हो जाएगा, ट्राइटियम। ठीक है। तो ये आप इस तरीके से अपने प्रश्न का उत्तर फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला है बच्चों 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इनकी परिभाषा देनी है, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और संयोजकता की। तो आप हेडिंग डाल के लिखिएगा कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या है और संयोजकता किसे कहा जाएगा। तो इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा, परमाणु संख्या हेडिंग डाल लीजिएगा बच्चों। इसके बाद किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है। तो उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही उसकी क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है, जिसको क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है। इसे बच्चों कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। परंतु परमाणु उदासीन होता है, इसलिए किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन यानी धनावेशित कण होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशित कण होते हैं। तो अगर संख्या की बात की जाए कि परमाणु संख्या है क्या, तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी और उसमें वो किसके बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग बराबर होती है, जो कि क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। पी अगर कहा जाए पा से परमाणु हो गया, पा से प्रोटॉनों की संख्या। तो ये याद रखिएगा कि प्रोटॉनों की संख्या ही क्या है, परमाणु संख्या है, जिसे कैपिटल Z से दिखाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट जो है वो है आपका द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या किसे कहा जाएगा, तो बच्चों किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर हम इन दोनों का टोटल कर दें, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या,
तो यहाँ पर अगर हम इनका टोटल कर दें बच्चों, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, तो इनका योग क्या कहलाएगा? द्रव्यमान संख्या कहलाएगा, ठीक है। इसे कैपिटल ए से दिखाया जाता है। तो द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या यानी पी और न्यूट्रॉनों की संख्या यानी एन, यानी ए बराबर पी प्लस एन। यहाँ पर देखिए एक ब्लॉक जैसा दिख रहा होगा, ए बराबर पी प्लस एन। ए क्या है? द्रव्यमान संख्या है, पी क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, और एन क्या है बच्चों? न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है, जो कि नाभिक में उपस्थित होते हैं, ठीक है। फिर है बच्चों गैस संयोजकता। तो संयोजकता किसे कहा जाएगा? यानी जो किसी भी तत्व की संयोजकता क्या होगी? वह संख्या होगी जो यह दर्शाएगी कि उस तत्व का एक परमाणु जो है वो हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा विस्थापित होता है। यानी कितने परमाणुओं से हाइड्रोजन के जुड़ रहा है अथवा हट रहा है, यानी विस्थापित हो रहा है। तो इसको इस तरीके से लिखिएगा। जब चैप्टर पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था संयोजकता क्या है। तो यहाँ पर बच्चों संयोजकता के लिए यहाँ से आप लिख लीजिएगा और यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक। उदाहरण भी आप दे सकते हैं, कोई सा भी एक हाइड्रोजन पानी वाला दे दीजिएगा और चाहे HCl का दे दीजिएगा। तो संयोजकता क्या है? हेडिंग डालिएगा। संयोजकता बच्चों किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है, ठीक है। जैसे H2O है, यानी जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है क्योंकि वह हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से संयोग करता है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, 9वां प्रश्न है आपका, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे और रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो जे थॉमसन का मॉडल था वो विफल क्यों हुआ, और जो रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल है वो क्या है उसके बारे में भी बताना है। तो इसको इस तरीके से लिखिएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप लिख दीजिएगा, हेडिंग डालिएगा कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के कारण, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखिएगा कि जो जे थॉमसन ने परमाणु संरचना संबंधी अपना जो विचार प्रस्तुत किया उसके अनुसार परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर व्यास का एक ठोस गोला माना जा सकता है जो प्रोटॉनों के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धंसे हुए रहते हैं, जो परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। जे थॉमसन का जो मॉडल इसलिए विफल हुआ क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने सही विचार तो दिया, सब चीज़ सही था, लेकिन वो इसलिए विफल हो गया क्योंकि उनका जो मॉडल जो उन्होंने सोचा था उसकी पुष्टि जो है वो किसी भी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से या प्रयोग से नहीं हो सकी। फिर इसके बाद बच्चों ये भी पूछा गया है कि रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है। तो हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट कि रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया कि इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी जो कितनी मोटी थी? 0.0004 सेंटीमीटर मोटी थी, ठीक है। अब उस पर क्या किया इन्होंने? अल्फ़ा कणों से बमबारी की, ठीक है। अल्फ़ा किरणों को जो है उस पर भेजा, तो क्या हुआ? तो अधिकांश जो अल्फ़ा कण थे वो पन्नी के आर पार सीधे निकल गए, सीधे चले गए। क्यों? अब उससे क्या निष्कर्ष निकल के आया कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो खोखला है। कुछ कण क्या हुआ बच्चों? अपने पथ से विचलित हो गए और कुछ कण तो ऐसे थे जो उसी मार्ग से वापस लौट गए। तो इससे क्या ज्ञात हुआ कि जो कण सीधे टकराए वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस लौट गए, ठीक है। और जो विचलित हुए यानी अपने मार्ग उन्होंने बदल दिया तो वे समान आवेश के कारण विचलित हुए। यानी जैसे ही वो पहुँचे होंगे, अगर अल्फ़ा कण का जो क्या कहते आवेश है और वैसे ही आवेश जो है अगर जहाँ पर पहुँचे हैं वहाँ पर भी वैसा आवेश हुआ होगा, तो वो जो है उनमें क्या होगा? वो उनमें जो है प्रतिकर्षण हुआ होगा जिसके कारण वो अपने मार्ग से विचलित हो गए। तो अतः रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का समस्त, जब उन्होंने कुल मिला के क्या निष्कर्ष निकाला, जो उनके अनुसार कि परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है, समस्त जो धनावेश है वो परमाणु के नाभिक में ही उपस्थित होता है और परमाणु जो है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ रहता है,
ठीक है। तो नाभिक जो है अगर कहा जाए कि जो परमाणु की संरचना उन्होंने बताई कि समस्त जो धनावेश है वो नाभिक में उपस्थित रहता है और उसके चारों ओर निश्चित कक्षा में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं, या नाभिक जो है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ होता है। तो इसका बच्चों चित्र भी बना लीजिएगा, आपकी बुक में बना हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो चित्र बना हुआ है इस चित्र को आपको बनाना है, जो कि रदरफोर्ड के नाम की मॉडल का चित्र है। ठीक है, ये वाला चित्र दिख रहा है ना, ये इसमें किरणें अल्फा किरणें आई, कुछ जो है वो सीधी निकल गई, ज़्यादातर सीधी निकल गई थी, कुछ जो है वो यू टर्न मारी और कुछ जो है वो अपने मार्ग से विचलित हो गई। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसका चित्र आप अपनी फेयर कॉपी में बना लीजिएगा और जो लिखना है वो आपने लिख ही लिया होगा। अब है बच्चों हमारा लास्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करना। तो यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उनके गुणों की तुलना हमें करनी है। तो इसके लिए आप इस तरीके से लिखिएगा, इस तरीके से एक टेबल बना लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इनके गुणों की तुलना करना है। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था और कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था, जो कि कैसे कण होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, जनरली गोल्डस्मिथ का नाम आता, बाद में जो है उन्होंने रदरफोर्ड ने जो है इसे प्रोटॉन का नाम दे दिया था। जो कि प्रोटॉन कैसे होते हैं, धनावेशित मूल कण होते हैं। प्रोटॉन में कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी, जो कि विद्युत उदासीन मूल कण होते हैं, यानी इन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो एक में धन आवेश हो गया हमारा प्रोटॉन में, ठीक, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश और न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं हुआ, इस पर कोई सा भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। इसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट जो है वो आप लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग कितना होता है, 1/, यहाँ पर ये देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 भाग होता है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोटॉन की बात आती है। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो रहता है वो क्या होता है, 1/1837 गुना होता है लगभग, समझ लीजिए। और प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर होता है हाइड्रोजन परमाणु के, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी हाइड्रोजन परमाणु के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हम लोगों ने इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के गुणों की हम लोगों ने तुलना कर ली और ये हम लोगों ने इसके गुणों को पढ़ लिया। तो बच्चों अभ्यास प्रश्न यहीं पर समाप्त हुए और ये चैप्टर भी बच्चों हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। और नेक्स्ट वीडियो क्लास में बच्चों हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।